नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल कलम किताब में। और आज हम पहुंचे हैं देहरादून के सबसे प्रतिष्ठित स्कूल, जी हाँ, दून इंटरनेशनल स्कूल में। और हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ के प्रिंसिपल सर श्री दिनेश बरथवाल जी, और ये साथ ही फिज़िक्स के जाने माने एक्सपर्ट भी हैं। तो आइए जानते हैं वो फिज़िक्स जैसे कठिन विषय को किस तरह से छात्रों के लिए सरल बनाते हैं, और उसी विषय में जानते हैं इनसे कुछ महत्वपूर्ण जानकारी और कुछ टिप्स। सर, स्वागत है आपका हमारे चैनल कलम किताब में। नमस्कार। सबसे पहले मैं आपके माध्यम से, और जो कलम किताब आपका जो चैनल है और बहुत अच्छा प्रयास कर रहा है और सारी सूचनाएं विद्यार्थी को दे रहा है, मैं इससे जुड़े सभी दर्शकों का, छात्रों का और अभिभावकों का दून इंटरनेशनल स्कूल सिटी कैंपस की ओर से हार्दिक स्वागत और धन्यवाद देता हूं सहयोग देने के लिए। अब जैसे आपने कहा फिजिक्स अपने आप में एक बहुत डरावना सा वर्ड बच्चों को लगता है, लेकिन अगर हम इसे वास्तविकता में देखें तो इससे अच्छा सब्जेक्ट कोई नहीं है, क्योंकि इसमें जो भी चीज़ें होती हैं वो हमारे सराउंडिंग में ही होती हैं। और जो भी एग्जाम्पल और उदाहरण आप माने, वो सब एग्जाम्पल हमारे आसपास होते हैं। अगर हम दैनिक जीवन से इसको रिलेट करें तो फिजिक्स से अच्छा कोई भी व्यवहारिक विषय नहीं होता है। बस हमारा काम होता है एक अध्यापक के रूप में कि हम उसे व्यवहारिक बना दें। अब प्रश्न उठता है कि व्यवहारिकता तो हम इसमें ले आएंगे, लेकिन इसे करेंगे कैसे, बनाएंगे कैसे, और इसका जो टाइम मैनेजमेंट है वो टाइम मैनेजमेंट हम करेंगे कैसे। तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि जो हमारा सीबीएसई का सैम्पल पेपर आया है हम उसको समझ लें, जान लें। देखिए, सीबीएसई का जो पेपर होता है उसके जो कोर कंपोनेंट होते हैं, जो सीबीएसई के वेबसाइट और डिज़ाइन ऑफ क्वेश्चन पेपर में भी दिया गया है, वो है 4 भागों में भागा जाता है। पहला होता है नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन पेपर, जिसका वेटेज जनरली 30% रखा जाता है। दूसरा पार्ट डिवाइड होता है अंडरस्टैंडिंग में, जिसका जनरली 40% रखा जाता है। तीसरा पार्ट डिवाइड होता है इसमें एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, जिसका डिवीजन रखा जाता है लगभग 20%। और उसके बाद लास्ट में होती है स्किल, जिसका रखा जाता है लगभग 10%। तो देखिए, 30% आपका नॉलेज हो गया, 40% आपका अंडरस्टैंडिंग हो गया, ये आपका 60% हो गया, 70% हो गया। 20% आपने दे दिया एप्लीकेशन को, 90% हो गया, और 10% दे दिया आपने स्कूल को, ये आपका 100% हो गया। तो ये सब चीज़ें हैं। अब बात आती है कि जब हमने इसको डिवाइड कर दिया तो फिर हम करें क्या। जब हमें अपने टारगेट पता होते हैं, जब उसको हम सिंक्रोनाइज कर लेते हैं, तो उसी के हिसाब से फिर हमें टाइम मैनेजमेंट करना होता है। देखिए, जो लर्निंग है, जो नॉलेज है, वो आपको विद्यालय से मिल जाती है। आप कोचिंग से ले सकते हैं, किताब से ले सकते हैं, ट्यूशन से ले सकते हैं। मैं इसको हतोत्साहित करता हूँ ट्यूशन को, लेकिन अगर आप लेते हैं तो ले सकते हैं। पर जो अंडरस्टैंडिंग, एप्लीकेशन और स्किल है, ये आपको तभी आएगी जब आप उसको व्यवहारिक रूप में अनुभव करेंगे। तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि कोई भी चीज़ हमें दी गई हो फिजिक्स में, उससे हम व्यवहारिकता से जोड़ दें। जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स अप्लायंसेज है, हमें पता चल जाए कि इलेक्ट्रॉनिक्स अप्लायंसेज वो होती हैं जो एसी से चलती हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स अप्लायंसेज जनरली वो होती हैं जो डीसी से चलती हैं, और जो एसी से डीसी में कन्वर्ट करता है उस डिवाइस को हम रेक्टिफायर कहते हैं। ठीक है, इस देखिए, या जो हमारे टीवी में एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है, उस पूरी यूनिट को हम पावर सप्लाई यूनिट बोलते हैं। अगर हम इस तरह से बच्चे को रिजेंबल करा दें तो बच्चे को फिजिक्स में इंटरेस्ट आना शुरू हो जाएगा। अब आते हैं एग्ज़ाम की बात। देखिए, आज मैं जब आपसे बात कर रहा हूँ तो अभी जो सीबीएसई ने और माननीय मंत्री जी ने परीक्षा कार्यक्रम घोषित किया है, उसमें 4 मई से पेपर होने हैं, और फिजिक्स का पेपर 13 मई को प्रस्तावित है। और आज मैं लगभग आपसे 10 तारीख को बात कर रहा हूँ, यानी फरवरी, मार्च, अप्रैल। अभी आपके पास लगभग 13 फरवरी से लेकर 13 मार्च तक, 13 मार्च से 13 अप्रैल, अगर हम इसको लेके चलें तो 90 दिन से ज़्यादा है। आप आज ही नियम बना लें कि मैं अपनी दिनचर्या इस तरह से बनाऊंगा कि रोज़ कुछ भी हो जाए मैं 1 नंबर तैयार करूंगा। तो देखिए, आप 90 दिन में 90 नंबर तैयार कर पाएंगे, जबकि पेपर आपका केवल 70 नंबर का होता है। इसका मतलब 20 दिन आपके पास तब भी बचते हैं सरप्लस रिवाइज करने के लिए या और सब्जेक्ट को देने के लिए। अब जब हमने टाइम टेबल बना लिया कि हम, और निश्चित कर लिया, दृढ़ निश्चय हमारे पास आ गया कि हम क्या करेंगे, 1 नंबर को तैयार करेंगे। अब प्रश्न उठता है कि इस 1 नंबर को तैयार करने के लिए मेरी तैयारियां कैसे होंगी। तो सबसे पहले मेरा जो फोकस होगा वो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में होगा, क्योंकि जो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है वो हो जाते हैं, क्योंकि वो तो नॉलेज बेस है। प्रॉब्लम कहाँ पर आती है, जो मैंने अपने अनुभव से देखा है कि बच्चे कहाँ गलती करते हैं, शॉर्ट आंसर टाइप 1 और शॉर्ट आंसर टाइप 2 में, और वेरी शॉर्ट आंसर टाइप में, जो 1 नंबर का होता है। तो उसके लिए अंडरस्टैंडिंग एप्लीकेशन बहुत ज़रूरी है। क्वेश्चन को समझें,
चैप्टर को समझें। अगर आपको कोई दिक्कत आती है अपने टीचर से सलाह मशवरा करें। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, दूसरे स्कूल के भी, और अगर अपने स्कूल के किसी भी बच्चे को कोई प्रॉब्लम है तो मेरे शिक्षक पूरे वर्किंग आवर्स में अवेलेबल हैं उनकी समस्याओं का समाधान निकालने के लिए, और वो निकाल भी रहे हैं। आएँ, अपनी समस्या को डिस्कस करें, जो लास्ट ईयर के पेपर्स हैं उन्हें सॉल्व करें। और एक बहुत अच्छी चीज़ इस बार आ गई है जो भविष्य के लिए बहुत उपयोगी होगी, वो है केस स्टडी। 2 क्वेश्चन सीबीएसई इस बार केस स्टडी में पूछने जा रहा है। ये केस स्टडी अगर आप कर लेते हैं, जो कि आपकी कंटेंट एंड एप्लीकेशन बेस होगी, तो मान के चलिए कि आपके 6 नंबर आपको बहुत बूस्टअप करेंगे एंड विल वर्क लाइक ए फिलर। जहाँ पर भी आपको कमी लगती थी उस गैप को ये भरने का प्रयास करेंगे। तो केस स्टडी में विशेष ध्यान है, क्योंकि पहली बारी आपके पास 2021 एग्जाम में केस स्टडी होगी। इससे पहले केस स्टडी के क्वेश्चन नहीं आते थे। तो केस स्टडी में नेट की सहायता लें, अपने टीचर्स की सहायता लें, किताबों में केस स्टडी दी गई है उसकी सहायता लें, कुछ सैम्पल पेपर में केस स्टडी दी गई है वो लें, तो 6 नंबर आपके लिए बहुत स्कोरिंग हो जाएंगे और ये एक फिलर की तरह काम करेंगे। इट विल इन्हेंस योर परसेंटेज, इट विल इंक्रीज योर परसेंटेज एंड योर नॉलेज। तो आप केस स्टडी जरूर करें। 1 नंबर के क्वेश्चन पर विशेष ध्यान दें, क्योंकि सबसे ज़्यादा गलती इसमें ही होती है, क्योंकि इसमें केवल आपको आंसर एक शब्द में लिखना होता है, या तो सही होगा या गलत होगा, हमारे पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं होता। या तो मैक्सिमम मार्क्स मिलेंगे आपको या मिनिमम मिलेंगे। जबकि 2 नंबर, 3 नंबर और 5 नंबर में प्रॉबिलिटी 0 से लेकर 5 तक डिवाइडेड है। जबकि 1 नंबर में बहुत कम केसेस में आधे नंबर की संभावना होती है, अदरवाइज या तो आपको 0 मिलेंगे या फिर आपको 1 मिलेंगे। और 20 क्वेश्चन आपके पास 1 नंबर के हैं, 23 नंबर में आप पास होते हैं। तो अगर आप 1 नंबर के क्वेश्चन को बहुत अच्छी तरह से कर लेते हैं, समझ के कर लेते हैं और बिल्कुल संतुष्ट हो जाते हैं कि मेरे इसमें नंबर नहीं कटेंगे, तो देखिए आपके दिमाग से एक समस्या तो हट गई कि मैं पास नहीं हो पाऊंगा। 20 नंबर आपके यहाँ पर आते हैं और 3-4 नंबर आप किसी और क्वेश्चन में ला सकते हैं, यानी पास तो आप हो गए। अब आपको मेहनत करनी है अच्छे नंबर आने के लिए, जिसके लिए टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है। और मैं आपके माध्यम से केवल फिजिक्स में ही नहीं, मैंने एक बहुत अच्छा टाइम चार्ट बनाया। मैं चाहूँगा आपसे कि आप अपने चैनल के माध्यम से उसकी कॉपी मैं आपको दे दूँगा, कि आप अभिभावकों को दिखाएं कि अगर आप पूरे 24 घंटे को किस तरह से डिवाइड करें, तो आप पाएंगे कि लास्ट में, अंत में आपके पास 1 या 1.5 घंटा ऐसा बच जाएगा जिसका आंसर बच्चे के पास नहीं होगा कि वो इस 1 घंटे में करेगा क्या। पूरे 24 घंटे सारी एक्टिविटीज़ के डिवाइडेड है। अगर आप 2 मिनट का मुझे समय दें तो मैं आपको एक आइडिया देना चाहूँगा कि देखिए, जैसे अगर आप सोने का समय माना 7 घंटे दे देते हैं, तो 24 में से 7 घंटे चले गए, 17 घंटे आपके पास बचते हैं। गाइडेंस है, अगर आप कोई है आपके पास गाइडेंस, वो स्कूल भी हो सकती है, वो डाउट क्लियरिंग क्लास हो सकती है, वो आपका ट्यूशन हो सकता है, कोचिंग हो सकती है। अगर आपने 3 घंटे दिए तो भी आपके पास 14 घंटे बच गए। उसके बाद अगर आपका डेली रूटीन में, जिसमें आपने फ्रेश होना है, नहाना है, धोना है, नाश्ता करना है, कुछ भी करना है, अगर आप उसमें 2 घंटे भी देते हैं तो भी आपके पास 12 घंटे बचे। अगर आप मनोरंजन भी करना चाहते हैं, अपने आप को रिफ्रेश करना चाहते हैं, दोस्तों से बात करना चाहते हैं, घूमना चाहते हैं, 2 घंटे दे दीजिए, तो भी आपके पास 10 घंटे बचते हैं। तब भी देखिए, मैं तो कह रहा हूँ कि अगर आप माना कि इंटरनेट में देखना चाहते हैं, मूवी देखना चाहते हैं, 1 घंटा इस क्रूशियल टाइम में उसे भी दे दीजिए, तब भी आपके पास 9 घंटे बचते हैं। और अगर आप हर सब्जेक्ट को 1-1 घंटा भी दे देते हैं, तो आपके पास 6 सब्जेक्ट अगर मैंने माना तो 6 घंटे आपने दे दिए, 3 घंटे तब भी आपके पास बचे। अब बताइए उस 3 घंटे में आप क्या करना चाहेंगे। ज़िंदगी का हर पहलू आपने ले लिया, हर काम आपने कर लिया, दोस्तों से बात कर ली, टीवी देख लिया, घूम लिए, फिर लिए, तब भी 3 घंटे आपके पास बचे। अगर उस 3 घंटे में से 2 घंटे आप सैम्पल पेपर करते हैं, डिफ़िकल्टी लेवल जो है, या हॉट क्वेश्चन, हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल, ये क्वेश्चन करते हैं, तब भी देखिए मैंने आपसे कहा था कि 1 घंटे का आपके पास कोई हिसाब नहीं है, यानी समय की कोई कमी नहीं है। कमी है तो हमारी दृढ़ निष्ठा की, कमी है तो हमारे टाइम शेड्यूल की, कमी है तो हमें अपना गोल फिक्स करने की। आप अपना गोल फिक्स कीजिए, 1 नंबर प्रतिदिन तैयार कीजिए। आज से भी अगर आप शपथ लेते हैं कि मैं 1 नंबर तैयार करूंगा, तो 90 नंबर आपके तैयार हो जाते हैं। और फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो का पेपर 70-70 नंबर का होता है, यानी तब भी आपके पास 20 दिन सरप्लस है, यानी आराम से आप सफलता के आयाम को प्राप्त कर सकते हैं। पर उसके लिए आपको ध्यान देना होगा केस स्टडी में, उसके लिए आपको ध्यान देना होगा अंडरस्टैंडिंग क्वेश्चन पर, उसके लिए आपको ध्यान देना होगा फिगर बेस्ड क्वेश्चन पर और ग्राफ बेस्ड। फिजिक्स में ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, हम जनरली इसको छोड़ दिया करते हैं। तो मैं बच्चों को सलाह देना चाहूँगा, अभिभावकों से निवेदन करूँगा कि जब भी बच्चे फिजिक्स की तैयारी करें तो उनसे कहें कि उस जो रिजल्ट आपके पास आता है, जो परिणाम आपके पास है, जो फार्मूला आपके पास है, उससे संबंधित ग्राफ को जरूर पढ़ें। और एक बार कम से कम, अगर आपने नहीं पढ़ी है, जो लोग नहीं पढ़ते हैं, NCERT जो कि CBSE की बाइबल है,
उसको ज़रूर पढ़ लें, उसमें दिए हुए क्वेश्चन को ज़रूर कर लें। कोई भी डिफ़िकल्टी होती है तो आप नेट पे भी उसका सॉल्यूशन अवेलेबल है। अगर फिर भी कोई दिक्कत होती है, समझने में कोई कठिनाई होती है, तो बेहिचक दून इंटरनेशनल स्कूल और उसका प्रबंधन, उसके शिक्षक आपकी सहायता करने के लिए तत्पर हैं।